पीजी कॉलेज बानसूर, एमए एमएससी प्रवेश, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पेपर फर्स्ट है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। तो आज अपन अध्ययन करेंगे थेल्स। यूनानी भूगोलवेत्ता है, होमर के बाद दूसरा भूगोलवेत्ता माना जाता है। इसको थेल्स या थालेस के नाम से जाना जाता है। इनका जो जीवन काल रहा है वो 640 ईस्वी पूर्व से 546 ईस्वी पूर्व। तो थेल्स को यूनानी वैज्ञानिकों में प्रमुख स्थान दिया गया है। थेल्स को यूनान के प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उस समय जितने भी यूनानी भौतिक विज्ञानी थे, 7 वैज्ञानिकों में से थेल्स का स्थान प्रथम था। यह मिलेसस या मिलेटस के थेल्स के नाम से विख्यात था और आयोनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी से संबंधित था। तो इसने अपने जीवन काल में यात्राएं की हैं, मिस्र से संलग्न देशों की यात्राएं की। वह स्वयं व्यापारी था और व्यापारी होने के कारण उसने स्वयं ने मिस्र की यात्राएं की और व्यापारियों से अपने अनुभव साझा करते थे। अब इनका जो ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन रहा है वो निम्न प्रकार है कि मिस्र वासियों द्वारा ये ज्यामिति से परिचित थे। मिस्र की जो ज्यामिति थी उसका इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उनके द्वारा लंबाई चौड़ाई की माप और क्षेत्रफल ज्ञात करने की ज्यामिति प्रणाली से बहुत प्रभावित हुई। स्वदेश लौटने पर अपने देशवासियों को उन विधियों से परिचित कराया और उससे संबंधित अनेक समस्याओं को भी हल किया। इन्होंने नील नदी की उत्पत्ति, कटाव, डेल्टा प्रदेश का भी विवरण कहा है। इन्होंने कहा है कि नील नदी 2 नदियाँ, बाहेल गजल, उसको वर्तमान में श्वेत नील, और बाहेल अजरक, वर्तमान में नीली नील कहा जाता है, इन दोनों नदियों के मेल से बनी हुई है। पृथ्वी की आकृति संबंधी भी इन्होंने विचार दिए कि पृथ्वी का स्वरूप चपटी गोलाकार तस्तरी के समान है जो जल पर तैरती रहती है। लेकिन ये विचार इनके वर्तमान में गलत साबित होते हैं। लेकिन इन्होंने पृथ्वी की आकृति को कैसा माना था? गोलाकार तस्तरी के समान माना है और उसको जल पर तैरती हुई बताया। अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जो है, पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य स्थित माना, ये भी गलत था। लेकिन उस समय अपना जो भी भूगोल का जो विकास कर रहे थे उसमें इनको महत्व दिया जाता है कि विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्र के संबंध में एक पुस्तक लिखी है। समस्त भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का अग्रणी कार्य किया है। तो ये भी इनका सराहनीय कार्य था उस समय का। थेल्स को ब्रह्मांड विज्ञानी के रूप में स्मरण किया जाता है। उसने अपने अनुमान भविष्यवाणी का जो आधार माना था वो जल को माना था। एक सूर्य ग्रहण की उसने तिथि मई की 28 तारीख ईस्वी पूर्व 585 घोषित की थी। तो ये थेल्स के बारे में है। इसके बाद में दूसरा जो भूगोलवेत्ता है यूनानी, अनेक्सिमेंडर। अब ये अनेक्सिमेंडर का जो जीवन काल है वो 610 ईस्वी पूर्व से 546 ईस्वी पूर्व रहा है। और ये अनेक्सिमेंडर जो है ये थेल्स का प्रमुख शिष्य माना जाता है और उसका उत्तराधिकारी भी माना जाता है। और इन्होंने बेबीलोनिया यंत्र, एक नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था, यूनान जगत को उसे परिचित कराया था। यह यंत्र सूर्य घड़ी के समान कहें या धूप घड़ी के समान था। एक सीधी स्थित छड़ी से सूर्य की विभिन्न स्थितियों की माप, उसकी छाया की लंबाई, दिशा के आधार पर दोपहर का सही अनुमान करता था। सही दोपहर का अनुमान छड़ी की जो छोटी से छोटी छाया द्वारा लगाया जा सकता था। इसकी सहायता से उत्तर दक्षिण दिशा की मध्य रेखा भी ज्ञात होती थी। इस यंत्र के द्वारा उस समय के ग्रीक विद्वान अक्षांश को निर्धारित करने का कार्य भी करते थे। तो इन्होंने अक्षांशों का निर्धारण करने के लिए भी इस यंत्र का क्या किया था? उपयोग करने का प्रयास किया था। अब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी भी इन्होंने विचार दिए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है, अब इनका ये मानना है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ फैले हुए थे जो कालांतर में संगठित होकर एक गोला का रूप धारण कर लिए। उस गोले का जो केंद्रीय भाग शीतल और आर्द्र जबकि बाहरी भाग उष्ण था। अब केंद्रीय भाग ठोस होकर पृथ्वी बनी और बाहरी भाग उष्ण भाग वायुमंडल और धुंध में बदल गया। तो इसी प्रकार
अन्य नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि के आकाशीय पिंडों की रचना हुई और उनके अनुसार आकाशीय पिंड ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्होंने भी ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी को माना है और अन्य जो भी ग्रह उपग्रह जो थे उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वर्तमान में ये परिकल्पना इनकी गलत साबित होती है। अब इन्होंने मानचित्र संबंधी विचार भी दिए और मानचित्र संबंधी विचारों में इसको अग्रगामी मानचित्रकार माना जाता है। विश्व का मानचित्र तैयार किया, उसमें मापने का प्रयोग किया और विश्व के मानचित्र में यूनान को मध्य में रखा था। यह मानचित्र गोलाकार था जिसके चारों ओर सरिता प्रदर्शित की गई। अनेक्समेंट को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। मापक का प्रयोग करने के कारण इसको गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने भूमध्य सागर के तटीय देशों का भी मानचित्र बनाया था। अब इसको जीव भूगोल, जू ज्योग्राफी की नींव रखी। अब जीवों की उत्पत्ति और विकास के बारे में इन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों को लिपिबद्ध किया है जो वर्तमान में सही साबित होते हैं। उनके अनुसार पृथ्वी की वनस्पति जीव जंतु का विकास समुद्री वनस्पति जीवों के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुई है। उनकी ये धारणा थी कि पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम समुद्री तट पर अथवा मीठे पानी की झीलों में विकसित हुआ है। यह अवधारणा आज भी मान्य है। वर्तमान जीव वैज्ञानिकों का यह सही अनुपात है। उस समय उन्होंने पृथ्वी का जो मानचित्र बनाया था वो इस प्रकार था। तो इन्होंने चारों ओर सरिता मानी है और ये नील नदी को भूमध्य सागर में गिरते प्रदर्शित कर रखा है। ये लीबिया था, ये अरब को प्रदर्शित कर रखा है। यहाँ पर एक कैस्पियन क्षेत्र है और ये इंडस नदियाँ हैं जिसको सिंधु नदी कहा जाता है। यहाँ पर भारत की स्थिति का इन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोलवेत्ता के रूप में भी माना जाता है क्योंकि इसने जो मापक बनाया था उसमें मानचित्र का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, मापने का इन्होंने प्रयोग किया। इस आधार पर इसने स्थानों की स्थिति को सही प्रदर्शित करने का क्या किया था, प्रयास किया था। इसको जू ज्योग्राफी के रूप में भी अधिक माना जाता है क्योंकि इन्होंने जीवों की जो उत्पत्ति बताई है वो सागरीय तटीय क्षेत्रों या झीलों के क्षेत्र से मानी जाती है। तो वर्तमान के जो जीव भूगोलवेत्ता हैं वो भी इसकी मान्यता को सही करार देते हैं। तो थैंक्स।